हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कॉमर्स के क्वेश्चंस की और साथ में डाउट्स भी लेंगे। स्टार्टिंग में पहले हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। देवांशी को एंड कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है तो उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप लोग सब आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट डाउट है वो है फायर इंश्योरेंस कवर। जो हमने कल ही क्लास की थी उसमें था कि फायर इंश्योरेंस में क्या कवर किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन को दूसरी तरह से समझिए। इसमें कवर आपके कवर इसमें जो चीज़ ली गई है, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि फायर इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से किस तरह से रिस्क को कवर किया गया है या इंश्योरेबल इंटरेस्ट को। यहाँ पर कवर का मतलब यहाँ पर ये है कि फायर इंश्योरेंस के अंदर जो हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, तो वो कौन कौन से एलिमेंट हम इसके अंदर पेमेंट के टाइम पर यूज करेंगे। यहाँ पर आप याद रखिएगा, पेमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात नहीं की जा रही है। फायर इंश्योरेंस में क्या कवर नहीं किया जाता, एलिमेंट ऑफ रिस्क ओनली, यानी कि जितना आपका रिस्क यानी कि लॉस हुआ है वो, या फिर एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने जितना पेमेंट किया है वो। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया था बोथ ए एंड बी। देखिए, जब हम पेमेंट करेंगे फायर इंश्योरेंस के अंदर तो दोनों ही चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रिस्क कितना हुआ है। रिस्क का मतलब लॉस। देखिए, अगेन मैं आपको क्वेश्चंस एज इट इज़ ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का जो तरीका था वो कुछ और ही आपसे पूछना चाह रहे थे। उनका ये मतलब था कि जब फायर इंश्योरेंस में पेमेंट किया जाता है तो क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे हम। तो वहाँ पर यह था कि जब भी हम फायर इंश्योरेंस में पेमेंट की बात करेंगे तो दोनों चीज़ें कवर की जाएंगी। फर्स्ट, कितना लॉस हुआ है। सेकंड, उसने अब तक कितना इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स उसने कितना पेमेंट कर दिया है। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो उसका पेमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉस कम हुआ है लेकिन पेमेंट ज़्यादा कर दिया है। मैंने आपको, आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो, उसमें ही मैंने आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि जो जितना पेमेंट हो गया है और जितना लॉस हुआ है, जो भी कम होगा उतना अमाउंट दिया जाएगा क्लेम के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, लॉस कम हुआ है, पेमेंट उसने ज़्यादा कर दिया है, यानी कि उसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नाम दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर लॉस वाला अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने लॉस ज़्यादा हुआ है, पेमेंट कम किया है तो पेमेंट वाला दिया जाएगा। क्योंकि ये पर्पस इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्या मोस्टली यही होता है कंपनी के अंदर कि वो लोग फायर इंश्योरेंस करा लेते हैं और जानबूझकर खुद आग लगवा देते हैं और फिर क्लेम करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अब ये सारी चीज़ों को समझ गई हैं, तो वो अब ये दोनों चीज़ों को कवर करती हैं कि आपका रिस्क कितना हुआ है, या इट मीन्स लॉस कितना हुआ है और आपने कितना पेमेंट कर दिया है। जो भी कम होगा वो उस चीज़ पर वो क्लेम करेंगे और या फिर उतना ही पेमेंट वो करेंगे, ठीक है। तो अब प्लीज़ ये कॉमर्स क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में भी डाउट था आपको कि जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता। तो सबसे पहले देखिए, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी गुड्स है या फिर जो भी सर्विस है वो अर्न कर ली है लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सर्विस में आप, ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं भी, फॉर एग्जांपल मैंने सर्विस ली होटल में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने पहले ही सारा पेमेंट कर दिया लेकिन जो अपनी सर्विस है वो बाद में ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। माइनिंग इंडस्ट्री, ऐसा तो नहीं है ना, माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जितना भी आप कहीं भी माइनिंग का काम करवा रहे हो तो आपने जब वहां से सामान आपको मिल जाएगा, गुड्स मिल जाएगा, तब आप उसका पेमेंट करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, गुड्स मिले ना मिले लेकिन आपको पेमेंट करना है, यानी कि यहाँ पर पेमेंट क्या हो रहा है, उनके काम के साथ साथ आप पहले से ही पेमेंट नहीं दे देते हो। सर्विस में भी आप पहले से पेमेंट नहीं देते हो, रेलवे स्टेशन में भी आप पहले से पेमेंट नहीं देते हो। जब आप सर्विस ले लेते हो या फिर इंश्योर्ड हो जाते हो पूरे, तब पेमेंट देते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पहले पूरी सर्विस मिल जाए तब आप पेमेंट करो। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में पेमेंट ले लिए जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, 3 साल का होता है। अब 2-3 साल तक तो आप पेमेंट रोक के नहीं चल सकते, आपको पेमेंट स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब चीज़ों में आपका जो पेमेंट है वो आपको पहले बाद में मिलेगा। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो पेमेंट है वो आपको पहले मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो हमारा लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन था कि जो डायरेक्ट कंफर्मेशन है, जो डायरेक्ट कंफर्मेशन का प्रोसीजर है, कहाँ अप्लाई होता है। तो देखिए इसका आंसर था डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बोथ। अब देखिए डायरेक्ट कंफर्मेशन क्या होता है। डायरेक्ट कंफर्मेशन वो होता है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर की बात करें तो आप क्रेडिटर से डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लेते हो कि वो जो पेमेंट लेगा वो कितने टाइम पीरियड पर लेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने क्रेडिटर से कोई भी माल ले लिया उधार, फिर आपका क्रेडिटर कल ही आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप उससे टाइम लोगे कि हाँ 5 दिन बाद लेना है या 10 दिन बाद, आपने डायरेक्ट कंफर्म कर लिया। सेम उसी तरह से डेटर से आप डायरेक्ट कंफर्म कर लोगे कि हाँ तुम हमें जो पैसा है वो 10 दिन बाद दोगे या 15 दिन बाद दोगे। अब आप भी उससे डायरेक्ट नहीं मांग सकते, वो कहेगा नहीं मुझे जितना टाइम पीरियड दिया है मैं उतने टाइम पीरियड बाद ही आपको पैसा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, आपने दोनों चीज़ों में डायरेक्ट कंफर्मेशन किया, क्योंकि ना आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है ना दूसरे के पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, दोनों को एक पर्टिकुलर टाइम मिला है, उस टाइम पीरियड के बाद ही वो अमाउंट जो भी होगा उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर हमारा दोनों में फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें भी डाउट था आपको, ये जो कॉल नोटिस मनी है मार्केट, इसमें कौन पार्टिसिपेंट जो है वो अलाउ होता है ट्रेड के लिए। तो आंसर था ओनली कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब देखिए सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स क्यों हैं, तो पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए। ऑन द कॉल नोटिस मार्केट ये सब क्या होते हैं। देखिए ऑन कॉल मनी मार्केट की बात करें या मनी मार्केट की बात करें तो ये वो मार्केट होते हैं जिसके अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स का डीलिंग की जाती है और जो क्लोजली सब्सिट्यूट होते हैं मनी से। ये जो फैसिलिटी दी जाती है वो आरबीआई द्वारा दी जाती है। और जो कॉल मनी मार्केट की बात करें तो कॉल मनी मार्केट में के अंदर 1 डे के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंकों के द्वारा, यानी कि आपस में ये लोग डीलिंग करते हैं लिक्विडिटी के लिए और जो भी बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड नोटिस मार्केट की, तो नोटिस मार्केट वो होता है, देखिए कॉल में तो 1 डे के लिए लोन मिलता है और नोटिस मार्केट में ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है और ये सिर्फ फैसिलिटी बैंक्स को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ कॉमर्शियल जो बैंक्स होते हैं वो डील करते हैं इस तरह की ट्रेडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोशल बैलेंस शीट, इसमें भी डाउट था। तो सोशल बैलेंस शीट क्या शो करती है, तो पहले सोशल बैलेंस शीट समझ लीजिए। सोशल बैलेंस शीट या सोशल ऑडिट ये सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सोशल और एथिकल परफॉर्मेंस दिखाती हैं। तो सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस आप कैसे दिखाओगे, सोशल कॉस्ट से, यानी कि आपने सोसाइटी के लिए जो भी काम किए हैं, प्रोग्राम्स किए हैं, न्यू इवेंट्स किए हैं या जो भी फैसिलिटी आपने दी है तो सोशल इवेंट्स के थ्रू आप वो दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी 50,000 सोशल कॉस्ट दिखा रही है, यानी कि उसने 50,000 इन्वेस्ट किया है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, कोई दिखा रही है 10,000, तो ये क्या है, एक इमेज बन गई ना कि हाँ ये वाली कंपनी ज़्यादा एक्सपेंड करती है। सोशल रेवेन्यूज़ आप दिखा रहे हो कि हाँ सोशल रेवेन्यूज़ आप कहाँ कहाँ कितना कितना आपने कलेक्ट किया है फॉर डोनेशन पर्पस या किस पर्पस से। ठीक है, या आप कहाँ लगा रहे हो। फिर है वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉय की क्या एथिकल वैल्यूज़ हैं ये भी शो किए जाते हैं कि वो सोसाइटी के लिए किस हद तक काम कर रहे हैं, क्या माइंड है उनका सोसाइटी के लिए या किस तरह से वो अपनी सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी को। तो ये सारी चीज़ें सोशल बैलेंस शीट के अंदर शो की जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द टेस्ट स्टैटिक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। ये भी आपको डाउट था कि न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर देन होता है, वो हमें यहाँ पर टेस्ट बताना था। तो सिंपल सा है कि वो टेस्ट हमारा एफ टेस्ट कहलाता है, क्योंकि एफ टेस्ट का ये जब आप मीनिंग लिखेंगे तो ये हमेशा लिखना कि जो एफ टेस्ट होता है उसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है हमेशा ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, इसमें कभी भी हमारा न्यूमरेटर कम नहीं होगा डिनोमिनेटर से, ये याद रखना। काई स्क्वायर टेस्ट देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जेड टेस्ट की बात करें तो जेड टेस्ट हमारा डिटरमाइन करता है दो पॉपुलेशन मीन्स को जो कि डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे वेरिएंस हमारे नोन होते हैं, यानी कि वेरिएंस हमें पता होते हैं और सैंपल साइज हमारा लार्ज होगा। ठीक है, बाकी सब में सैंपल साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। और टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट हमारा सिग्निफिकेंटली हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारे 2 ग्रुप्स हैं उनके मीन्स में आपस में कितना डिफरेंस है और ये हमारा सर्टेन फीचर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपको सब मीनिंग समझ में आ गए। और न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर देन हो, न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये हमारी बात करता है एफ टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट देखिए, इन मरीन इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड एट दी। अब जो मरीन इंश्योरेंस है उसमें आपको ये बताना था कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो कब होगा। तो देखिए याद रखिए, ये मैंने आपको बताया था, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्यों डाउट है। मैं एक बार खुद से अपनी वो वाली वीडियो देखूंगी कि मैंने किस तरह से समझाया है। मरीन इंश्योरेंस में देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा एंड में होता है, यानी कि जब लॉस हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो लॉस होता है वो हमारा स्टार्टिंग में होता है, जब हम अपना इंश्योरेंस कराते हैं उस समय। और जो फायर इंश्योरेंस होता है उसका दोनों टाइम होता है, एक इंश्योरेंस कराते समय और दूसरा लॉस जब होगा, दोनों समय हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, मरीन इंश्योरेंस में एंड में होता है, लाइफ इंश्योरेंस में स्टार्टिंग में होगा, और फायर इंश्योरेंस में दोनों टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए, यहाँ तक आपके डाउट थे, अब इन क्वेश्चंस को आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ से हम नए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन सब क्लियर हो गए हैं। देखिए, स्टैटिक्स जो होते हैं उससे क्या मतलब होता है, केवल इक्वेशन से, केवल स्टैटिस्टिकल मेथड से, या फिर दोनों से। देखिए, यहाँ पर बात करें तो स्टैटिक्स का अंदर हम क्या बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं। और ये हमारे कैलकुलेशन हम इसमें किस तरह की यूज़ करते हैं, जो हमारी नंबर्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी इक्वेशन भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, एंड स्टैटिस्टिकल मेथड भी, इसलिए दोनों हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड इन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में किस चीज़ का स्टडी की जाती है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स के अंदर हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच इज द वर्ड स्टैटिक्स यूज्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड स्टैटिक्स है वो किस में यूज किया जाता है, सिंगुलर में, प्लूरल में, बोथ में। देखिए, यहाँ पर बात करें तो जो हमारा स्टैटिक्स है वो दोनों में यूज़ किया जाता है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, स्टैटिक्स बोथ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स। तो ये क्या हो गया, प्लूरल। सिंगुलर क्यों है, हम वन कंक्लूजन पे निकलते हैं लास्ट में, किस पे, एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। एक कंक्लूजन है इसलिए इसको सिंगुलर बोला गया है, और डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल बोला गया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो भी स्टैटिक्स है वो प्रॉपरली साइंस ऑफ मीडियम कह सकते हैं, ठीक है। यह परिभाषा किसने की है, यानी कि पूरा साइंस बेस्ड है, ये किसने कहा है, बाउले ने, वॉडिंगटन ने, पीएच कार्मेल ने, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, बाउले ने कहा है, क्योंकि हम स्टैटिक्स के अंदर भी सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में करते हैं। हम इक्वेशन लगाते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, फिर सारी चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, तो एक सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए करते हैं, इसलिए इसको हम साइंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश इज द वर्क ऑफ स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स का क्या काम है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को इनहेंस करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इंडिविजुअल यूनिट स्टडी करना, या फिर नाइदर ऑफ द अबव।
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो स्टैटिक्स है इसमें हो जाएगा अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो स्टैटिक्स है वो किस तरह का कार्य करते हैं, तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टैटिक्स के बेसिस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व द प्रॉब्लम, ये हमारा अगर हम बात करें तो सॉल्व द प्रॉब्लम ये शुरू में हम फाइंड आउट कर लेते हैं, समस्या होने के बाद ना करके हम पहले ही ये सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स, तो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी ना करके हम बल्कि इसमें क्या है ग्रुप यूनिट्स को स्टडी करते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये सभी विकल्प क्या है, स्टैटिक्स के कारण हैं, ठीक है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर नाइदर ऑफ दी अबव की जगह ऑल ऑफ दी अबव कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे ही हेल्प करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे एनहेंस करेंगे, देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है आपने किसी के बारे में कुछ फाइंड आउट करना है। आपको पता है क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं, उनको हम नंबर्स में डिवाइड कर कन्वर्ट करके फिर हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करता है ये। स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स जो होती हैं हम उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ग्रुप में कन्वर्ट करके। तो ये सारी ही चीज़ें हमारी स्टैटिक्स का पार्ट कहलाएंगे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारे सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर डेटा स्टोर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे रिसर्च मेथड, यानी कि कोई भी ऐसा डेटा जो कि हमने ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे रिसर्च से कलेक्ट किया है वो हमारा क्या कहलाएगा। फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं हम ये सारी चीज़ें, सिंपल है, प्राइमरी इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो स्टैटिक्स है उसका क्या मतलब होता है, जो भी कलेक्शन के टाइम पर मिस्टेक्स, गलतियों को कलेक्ट करना, या फिर कलेक्शन के टाइम पे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं वो बताना, इवेंट्स के टाइम पर मिस्टेक्स हुई हैं उनको बताना, डिफरेंस ऑफ रियल वैल्यूज एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज, या फिर डिफरेंस ऑफ ओल्ड फिगर्स एंड न्यू फिगर्स, बताइए। यहाँ पे विभ्रम है, एरर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में एरर, ये शायद मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था तो वहां भी मैंने आपको एरर बताया था, ठीक है, क्या कर लीजिए, एरर। स्टैटिक्स एरर क्या होते हैं, स्टैटिक्स एरर होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे रियल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में कितना अंतर आया है, कितना एरर है, ठीक है। तो ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इन दिस स्टेटमेंट। अब जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं वो हमारी साइंस कहलाती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, देखिए दो तरह से पूछ लिया ये क्वेश्चन, तो ये दिया है हमारा बाउलेन है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स कैन डू, क्या कर सकता है स्टैटिक्स, एनीथिंग प्रूव्ड, एनीवन्स डिनाइल, नाइदर प्रूव्ड नॉट डिनाइल बट अ मशीन, नन ऑफ द अबव। देखिए मशीन की जगह टूल्ड वर्ड यहाँ जो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, टूल। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ना तो ये कुछ भी प्रूव कर सकता है, जो प्रूव करने वाली होगी मतलब ये रियल इन्फॉर्मेशन देगा, और ना ही कुछ डिनाई कर सकता है, जो चीज़ है वो सिर्फ वही बताएगा, जो आपने इनपुट डाले वही आउटपुट निकल कर आएगा, ठीक है। तो नाइदर प्रूव्ड नॉट डिनाइल बट अ टूल, यानी कि वही चीज़ है, जैसा आप अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालोगे तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालोगे तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वर्क इज नॉट डन इन स्टैटिस्टिकल रिसर्च, इसमें से कौन सा वर्क स्टैटिस्टिकल रिसर्च में नहीं होता, एस्टिमेट, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन, एडिटिंग ऑफ इक्वेटर्स, या फिर इनएक्यूरेसी। बताइए। देखिए हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, इनएक्यूरेसी पता लगा सकते हैं, लेकिन हम एस्टिमेट नहीं पता कर सकते इसके अंदर, ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के अंदर।
एस्टिमेशन का मतलब यहाँ पर ये है एरर से, ठीक है। तो हम एरर पता नहीं कर सकते हैं अगर हम रिसर्च की बात करें, लेकिन जब हम इक्वेशंस करेंगे, पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, तब हम वहाँ पर इसको पता कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जो स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स है, ठीक है। व्हाट इज द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स एंड पोटेंशियल, यानी कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स और पोटेंशियल साइंस है, ये किसने कहा है? बाउलिन है, वॉडिंगटन ने, किंग ने या पीएच कार्मेल ने। बाउलिन ने तो बात की है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल स्टैट्स है वो हमारा साइंस है, ठीक है। लेकिन ये एस्टिमेट्स यानी कि दो चीज़ों की ओर बात करें उन्होंने, तो सिर्फ बाउलिन ने स्टैटिस्टिक्स की बात की थी, ये बात करें स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स एंड पोटेंशियल के। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, अगर स्टैटिस्टिकल की बात आए तो बाउले हैं, और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स एंड पोटेंशियल की बात आए तो बॉडिंगटन है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जो स्टैटिक्स है वो हमारा किस तरह का लाई कहलाता है? व्हाइट लाई, ब्लैक लाई, मल्टी कलर्ड लाई या रेनबो लाई? देखिए, इसको कहा है ब्लैक लाई, और किसने कहा है? डिज़राइली ने। डिज़राइली ने कहा था कि जो स्टैटिक्स हैं वो जो भी हमारे स्टैटिक्स एरर होते हैं उनका कलेक्शन और एक एनालिसिस है, और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं कि ये हमें सिर्फ एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं या ब्लैक लाई हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये खुद को करेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है, ठीक है। तो सारी चीज़ क्या हो गई, आप जैसा काम करोगे वैसा ही निकाल के देगा, तो यानी कि एक तरह से ब्लैक लाई है। अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तब भी ये सही चीज़ प्रोवाइड करे तब ये बेस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये एक ब्लैक लाई है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स आर नॉट ओनली साइंस बट इट इज ऑल्सो साइंटिफिक मेथड, यानी कि स्टैटिक्स जो है केवल साइंस नहीं है, ये एक साइंटिफिक मेथड है। ये किसने कहा था? 3 स्टेटमेंट मैंने इसमें आपको करा दिए हैं, तीनों को अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये कहा था क्रॉक्सटन और काउटेन ने, ठीक है, कि जो हमारे स्टैटिक्स हैं ये सिर्फ एक साइंस नहीं है बल्कि पूरा साइंटिफिक मेथड है जिसके बेस पर पूरी हमारी स्टैटिक्स काम करती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक, एक तरह से हम ये कह सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर है जिस पर हम पूरे अपने स्टैटिक्स काम करते हैं, सारे इक्वेशंस उसमें यूज़ करते हैं, मेथड्स फॉलो करते हैं, कहाँ कौन सा यूज़ करना है उसके बेसिस पे पूरा काम किया जाता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस, होप यहाँ पे आपको सारे क्लियर हैं। अभी भी कोई डाउट है बता दीजिएगा, हम कल की इवनिंग क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।